नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। 15 मई को भारतीय पुरुष टीम ने थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती है और यह एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब भारत फाइनल में पहुंचा और फाइनल जीता। इसी बात पर चर्चा करने के लिए और झारखंड के बैडमिंटन पर चर्चा करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बैडमिंटन से जुड़ी दो हस्तियों को। हमारे साथ हैं श्री संजू कुमार जी, जो कि खुद एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं और NIS प्रशिक्षक हैं, झारखंड के डे बोर्डिंग सेंटर में कोच हैं। और हमारे साथ हैं श्री भरत शाह जी, जो कि NIS बैडमिंटन कोच हैं और खेल गांव में आवासीय बैडमिंटन कोचिंग सेंटर के कोच हैं। तो भरत जी, चर्चा हम आपसे शुरू करना चाहेंगे कि थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम। जी सर, थॉमस कप बैडमिंटन एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसे हम वर्ल्ड कप के नाम से भी जान सकते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि बैडमिंटन की शुरुआत हमारे भारत में हुई थी, जिसे पूना नाम से खेला जाता था। और हमारे अभी भी भारत में पूना नाम का एक शहर भी है। हम अंग्रेज जब हमारे भारतवर्ष पे राज कर रहे थे, उस समय उन्होंने जब यहाँ से जाना शुरू किया, या उसी बीच में जो उनके ऑफिसर आते थे जाते थे, उसी समय में ये लोग और डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में इन लोगों का आधिपत्य था और एक दूसरे जगह जाते थे आते थे। उसी क्रम में ये गेम को दूसरी जगह पर डेवलप किए और बाद में जाके एक बैडमिंटन इंग्लैंड में एक बैडमिंटन एक जगह हुआ करता था, वहाँ पे जाके इसको डेवलप किए और ये फिर प्रचलित हुआ। और जहाँ तक बात है थॉमस कप की, थॉमस कप सही में विश्व का एक सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट कहा जाता है। ये बेसिकली इस जीत के साथ, क्योंकि थॉमस कप वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, प्रत्येक 2 साल पे, आज के वर्तमान समय में प्रत्येक 2 साल पे ये प्रतियोगिताएं कराई जाती है। और इसमें देखा गया है कि इंडिया का जहाँ तक 73 साल का जो पिछले सर ने बताया 73 साल में भी 73 या 70 साल हुआ है, तो उस पीरियड में हम लोगों का सिर्फ एक बार सेमीफाइनल में टीम खेली थी और इसके बाद पहली बार ये फाइनल जीती है। और ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स वो होगा हमारे भारतवर्ष के लिए। और थॉमस कप का ओरिजिन जो हुआ है 1948 में हुआ है और उनके संस्थापक थे सर जॉर्ज थॉमस, और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद शुरुआत में पहले 3 साल पे हुआ करती थी ये टूर्नामेंट, जिसमें फर्स्ट टाइम जब ये टूर्नामेंट हुई 1948 में 16 टीमों ने भाग लिया था। और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1982 के बाद फिर ये 2 साल पे इसको कराया जाता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में ये इस तरह के प्रतियोगिता चल रही है जो आप देख रहे हैं। जी, आपने सही कहा कि 1979 था वो, जबकि भारत आखिरी बार सेमीफाइनल में इस प्रतियोगिता में पहुंचा था। संजू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि थॉमस कप में यह जीत भारत में, हमारे देश में बैडमिंटन को कहां तक ले जा सकती है? ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है थॉमस एंड उबेर कप, आपका थॉमस कप हम लोगों के। और ये उपलब्धि हम लोग के पूरे कंट्री में काफ़ी तेज़ी से और हर स्टेट में ये काफ़ी अच्छी तरह से इसका आपका बच्चों को इसका प्रभाव पड़ रहा है इसका। और जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट वगैरह में हम लोग का इंडिया का पहले आने वाले 2012 के पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता था हम लोगों का। 2012 के बाद जो हम लोगों का जो परफॉर्मेंस हुआ है ओलंपिक में, जो मेडल्स आपका मिला है, उसके बाद से हम लोग का काफ़ी अच्छा बैडमिंटन का क्रेज हो गया है। और इस टूर्नामेंट के से तो काफ़ी अच्छा हुआ है कि बहुत ही अच्छा इस तरह का टूर्नामेंट वगैरह। भरत जी, हम लोग मान रहे हैं कि टूर्नामेंट में ये जीत बहुत बड़ी जीत है, तो भारत ये टूर्नामेंट जीता और अच्छी तरह से जीता है। तो भारतीय टीम में अभी क्या परिवर्तन आया होगा, क्या परफॉर्मेंस भारत ने किया होगा, क्या बदलाव आया होगा जो कि भारत ये टूर्नामेंट जीत करके आया है? सर, थॉमस कप टीम इवेंट है। इसमें माना जाता है कि हमारी टीम यदि संपूर्ण होगी, इसमें 5 इवेंट होते हैं, 3 सिंगल्स 2 डबल्स। तो टीम इवेंट से ये 3 और 2 का जो कम्बिनेशन है बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। और इस बार पहली बार हमें याद है कि 80 के दशक में प्रकाश सर हुआ करते थे, सिर्फ भारत से एक वो इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। इसके बाद आई गोपीचंद सर की, जो 2000 के आसपास की बात है। 2000 में
उस समय भी उनके साथ भी यही बात हुआ कि वो अकेले थे और उस समतुल्य उनके समतुल्य शायद प्लेयर कम था, नहीं के बराबर था वर्ल्ड बैडमिंटन को देखें तो। और इसके बाद श्रीकांत की बारी आई। सो आज से 4 साल पहले की बात है, जब वो एक छत्र उनका राज हो गया था, मतलब एक साल में 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट का विनर रहे थे। उस समय उनके साथ यही बात हो रही थी कि वो अकेले पड़ जाते, लेकिन इस बार हमारे भारतीय टीम के साथ सबसे बड़ी बात है कि एच.एस. प्रणय, लक्ष्य सेन जैसे इतने अच्छे प्लेयर, और इसके बाद डबल्स का 2 पेयर जो पहली बार इंडियन टीम को मिला है, और ये पांचों बच्चे मिल करके इस जगह पर पहुंचा हैं। इसमें हमारे कोचेज का भी हाथ है। कहा जाता है कि अभी सभी प्लेयर के पीछे एक विदेशी कोच भी है साथ में। डबल्स का एक अलग कोच है, सिंगल्स का अलग कोच है। इवेंट कहा जा रहा है कि इवेंट्स वाइज, मतलब सिंगल्स वाइज, जैसे लक्ष्य सेन के लिए अलग कोच की व्यवस्था है, श्रीकांत के लिए अलग की व्यवस्था है। तो ये भारत सरकार का और बैडमिंटन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट है इसको डेवलप करने के पीछे, क्योंकि ओलंपिक पोडियम एक भारत सरकार ने एक योजना लागू की, और इसके तहत वैसे प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे अचीवमेंट्स दे रहे हैं उनके लिए एक योजना तैयार की, और उस योजना के तहत उनको बाहर के कोचेज हों, बाहर कोचिंग के लिए भेजना हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट में उनको खिलाना हो, सारी एक जिम्मेवारी वो बैडमिंटन ऑफ इंडिया को दे दी। और उन्होंने इसको एक प्लान के तहत, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट था, पैसे का सपोर्ट बहुत बड़ी होती है, और इसके पीछे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो केंद्र के हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था, और उन्होंने इस योजना को लागू करके इस प्लेयर्स को इसी सुविधाएं दी कि आज के समय ये सक्सेस हुआ है। तो ओलंपिक पोडियम योजना के तहत जो हुआ है, इसके कारण हम इसको ये मान सकते हैं। भरत जी, आपने बोला कि जैसे भरत जी ने कहा कि अभी तक इंडिविजुअल एकल के हिसाब से एकल खिलाड़ी आगे बढ़ते गए। इन्होंने गोपीचंद का उदाहरण दिया, हाँ 2001 में उन्होंने ऑल इंग्लैंड जीता था। हाँ। प्रकाश पादुकोण के पहाड़ 80 के दशक के। हाँ, हाँ। तो हम बात करना चाहेंगे इंडिविजुअल प्लेयर्स की, खासकर इस थॉमस कप में आपकी नज़र में जो जिन नाम इन्होंने गिनाए, हाँ। डबल्स के भी गिनाए, सिंगल्स के भी गिनाए, उनका परफॉर्मेंस आपकी नज़र में इस प्रतियोगिता में कैसा रहा? कनाबरी श्रीकांत का इस परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था इस टूर्नामेंट में, क्योंकि वो सारा मैच अपना बहुत अच्छी तरह से खेल कर जीता है। उसमें लक्ष्य सेन भी ठीक है खेला, लेकिन जो परफॉर्मेंस उसका, जो इससे लास्ट ईयर जो उसका परफॉर्मेंस था वो काफ़ी कम रहा उसका, लेकिन फिर भी एवरेज था। लेकिन इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपका श्रीकांत का। और डबल्स में आपका कुछ कहना है? डबल्स पे अभी फर्स्ट टाइम हम लोग, पहले माना जाता था कि हम लोग को इंडियन प्लेयर्स डबल्स का कोई स्कोप नहीं होता था, कोई रैंकिंग नहीं होता था, लेकिन इस टूर्नामेंट से साबित हुआ है कि काफ़ी अच्छा मेहनत करने के बाद इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा डबल्स का दोनों प्लेयर बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। भरत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता में भारत केवल एक मैच हारा, वो भी चीनी ताइपे से हारा, वो भी 2-3 से संघर्ष के बाद हारा। बाकी देशों को उसने बहुत अच्छे अंतर से हराया, और इनमें अच्छे देश शामिल थे जिनके बारे में हम जानते हैं कि बैडमिंटन में अग्रणी हैं। तो फिर मैं आपसे वही जानना चाहूँगा कि जब देश वो हैं जो कि जिनका नाम बैडमिंटन में है, जैसे फाइनल में भी इंडोनेशिया को ही हराया, बहुत अच्छे तरीके से हराया, तो क्या टीम में क्या बदलाव आया होगा? क्या टीम की मानसिक तैयारी कुछ अलग तरह की रही होगी, या किसी और तरह का अंतर खास जो ये हमें इस बार देखने को आया, वो क्या हो सकता है आपकी नज़र में? इस बार जो टीम फॉर्मेट में शुरुआत में जब देख रहे होंगे, जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई उस समय टीम जूझ रही थी। हमारी पूरी टीम को, भारतीय टीम को ये लग रहा था कि पहले हम टूर्नामेंट में बने रहे। एक डिफीट हम लोगों ने खाया, और इसके बाद जब टीम क्वार्टर आई तो सारे श्रीकांत की अगुवाई में ये लड़के लोग खेले थे। इनके साथ जो ये दोनों बच्चे हैं, जैसे प्रणय और लक्ष्य सेन और सात्विक और चिराग, ये लोग का इतना अच्छा ग्रुप बना, एक अच्छा लीडर हम मानते श्रीकांत को इसका श्रेय जाता है। अनबीटेन रहे पूरे मैच में, उन्होंने अपना सारा सिंगल्स निकाला है, और एक जो भूमिका होनी चाहिए कैप्टन की, एक गार्जियन की तरह उन्होंने सारे बच्चों को गैदर करके एक मोटिवेट किया। कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली थी। जब क्वार्टर खेल रहे थे तो मैंने महसूस किया कि क्वार्टर के समय ये लोग को लगा कि नहीं, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये हुआ भी। उन्होंने जब क्वार्टर में 2-2 की बराबरी हुई, एच.एस. प्रणय का प्रेजेंटेशन ये दिखा रहा था कि
एक अलग है, भारतीय टीम में एक अलग इफेक्ट है जो दिख रहा था कि नहीं, ये अपने कंट्री के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज दिन तो भारत का है जी। और क्वार्टर जब निकला तो ये लोग और विश्वास की प्रकाष्ठा पे थे और उन्होंने सेमीफाइनल के लिए अपनी योजनाएं बनाई। फिर उस सेमीफाइनल में फिर सारे प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छे खेले। उसमें कहीं पर हम लोग डबल से डिफीट खाते थे तो हमारा सिंगल्स प्लेयर भरपाई कर देता था। सबसे अच्छी बात थी इस बार टीम में, पूरी टीम में। फाइनल में कंटिन्यू हम लोगों ने 3-0 से मारा, लेकिन उससे पहले का सारा मैच जब हम लोग नज़र डालें तो सभी में 3-2, 3-2 खास करके सीरीज आता है कि डबल्स प्लेयर का जहाँ पे ज़रूरत था उन्होंने प्रूफ किया। और सबसे लास्ट में हम थैंक्स देना चाहेंगे और बच्चे को आशीर्वाद देना चाहेंगे HS प्रणय। उन्होंने जो क्वार्टर और सेमीज में दोनों में उन्होंने 2-2 बराबरी के बाद, जब भारत के साथ 2-2 की बराबरी पर ओपोनेंट टीम थी, तब उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया 2-2 क्वार्टर्स में भी और सेमीज में भी, और हम मानते हैं कि वो मैच भारत को फाइनल में लेके गया। संजू जी, हम बैडमिंटन खेल की अगर बात करते हैं तो भले ही वो उसका जन्म यहाँ पर हुआ हो जैसा भरत जी ने कहा, लेकिन हम आज देखते हैं तो पश्चिमी देशों में अगर हम डेनमार्क को छोड़ते हैं तो चीन है, कोरिया है, मलेशिया है, ताइपे है, इन जैसे देशों में ही बैडमिंटन जो है खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन वहीं से निकलते हैं, टूर्नामेंट्स वही जीतते हैं, ओलंपिक मेडल्स भी वही जीतते हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसी वजह हो सकती है कि इन देशों में बैडमिंटन अग्रणी है? आपका जैसे ताइवान हो गया, इंडोनेशिया, चाइना, सब जो हो गया, ये सब जगह पे बैडमिंटन को जैसे हम लोग इंडिया में क्रिकेट को जैसे हम लोग करते हैं, उस जैसे जिस तरह से हम लोग प्रोत्साहन देते हैं उस तरह से वहाँ पे बैडमिंटन को उस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और वहाँ पे बहुत सा चीज़ है कि थोड़ा सा आपको कैसे बोले, गवर्नमेंट कंपलसरी टाइप का कर दिए हैं कि आपको बैडमिंटन खेलना है, बच्चों लोग को आपको खिलाना है बच्चों को, तो इस तरह का है। और वहाँ बहुत अच्छे प्रेफरेंस है वहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चों को 6 से 7 साल में बैडमिंटन में बच्चों को डालते हैं वहाँ पे। और वहाँ के गवर्नमेंट भी इस तरह से है कि काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं बैडमिंटन को लेकर। तो इससे कि आपका आने वाले दिन में ऐसे लास्ट ईयर आप देखे होंगे कि चाइना जो भी जितने भी चैंपियन होते थे, आपको या ओलंपिक हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, सब चाइना ही आते थे, जनरली सब आते थे। तो इस तरह का वहाँ पे माहौल है, इस तरह का वहाँ पे ये माहौल है। आपने सही भी कहा है कि जी भरत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, इसमें क्या है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, ये जितनी भी कंट्री है जहाँ खाली डेनमार्क को छोड़ दें तो, यूरोपियन कंट्री डेनमार्क को छोड़ दें, भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि आपको उसमें जो भी नस्ल है वो थोड़ा सा आपको मतलब एकदम एक एग्रेसिवनेस और थोड़ी सी एवरेज हाइट है ना, बहुत लॉन्गर नहीं मिलेंगे बास्केटबॉल प्लेयर टाइप वहाँ के जनरेशन में। उनकी क्या होती है कि ये लोअर लिम्स बहुत स्ट्रांग होता है, आर्म्स बहुत स्ट्रांग होता है, उस तरह के नस्ल इस सब कंट्री में पाया जाता है। अपने यहाँ भी इंडिया में चले जाइए तो गुवाहाटी साइड में इस तरह का नस्ल दिखता है, जैसे नेपाल में दिखता है। और दूसरी बात है कि ये दोनों कंट्री, इस कंट्री में आप देखिए तो इंडोनेशिया मलेशिया की राष्ट्रीय गेम भी है सर, ये दोनों की राष्ट्रीय गेम है। और स्वाभाविक है हमारे यहाँ जैसे कि हम हॉकी गेम को हम लोग राष्ट्रीय गेम मानते हैं, उस तरह वहाँ की है तो वहाँ पे स्वाभाविक है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास होता है। वहाँ की गवर्नमेंट का एक सिस्टम जो है उसको सबसे आगे रखते हैं ये लोग। हमारे यहाँ जैसे अमिताभ सर होते हैं एक आइकॉन, तो वहाँ बैडमिंटन प्लेयर आइकॉन होते हैं। आपने सही बात बताई और एक बहुत रोचक बात भी आपने बताई कि शरीर का निचला भाग जिसका मजबूत होगा बैडमिंटन जैसे खेल में वो प्रभावशाली और आर्म सिद्ध हो सकता है। आपने बात की सरकार की भी, आपने भी बात की सरकार की, तो भारत सरकार ने भी 1 करोड़ रुपए का इनाम बैडमिंटन टीम के लिए घोषित किया है, भारतीय थॉमस का बैडमिंटन टीम के लिए। तो ये इस तरह का प्रोत्साहन, इस तरह का इनाम किस तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है? ये हम लोग के आने वाली जो जनरेशन है जो अभी जो बैडमिंटन खेल रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छा सिद्ध होगा कि आने वाले टाइम में हम लोग और बेटर कर सकें, हम लोग इंडिया टीम में आ सके, इंडिया के लिए खेल सकें। तो ये बहुत काफ़ी अच्छा प्रयास है कि जो भारत सरकार ने जो प्लेयर्स को 1 करोड़ रुपया दिया है उसे बहुत ही अच्छा तरह से आप बोल सकते हैं कि इसको हम। भाई आपका विचार इसमें क्या है पुरस्कार को लेकर के? ऐसा भी कहा जाता है कि नौकरी मिल गई, पुरस्कार मिल गया तो खिलाड़ी का समझता है कि सब कुछ हो गया, उसके बाद उसका जो खेल का जो करियर होता है, ऐसा देखने में भी आया और नहीं भी, अपवाद भी हैं इसके। इस दृष्टि से अगर देखा जाए सर, जहाँ तक इस तरह की जो बातें हैं कि नौकरी मिला प्लेयर थोड़ा सा अस्थिर हो जाते हैं, वो नीचे स्तर पर है, मीन्स कि जिनका लेवल नेशनल लेवल तक है उसी का। ये जितने भी अभी जैसे कि थॉमस कप में जितने बच्चे हैं सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं,
सब हायर लेवल पर है, कोई मैनेजर है किसी कंपनी में, कोई एयर इंडिया में है, कोई इंडियन ऑयल में है। और ये लोग का एक ही हम तो रहे हैं इन लोगों के साथ बहुत दिन तक, बहुत सारा कैंप भी अटेंड किए हैं। जब मैं NIS कर रहा था तो उस समय सिर्फ पूरे इंडिया का एक ही सेंटर हुआ था, पटियाला का। तो वो पटियाला में वर्ल्ड कप के उस समय गोपीचंद को देखा, ये इसके बाद ये थे मुकबधिर प्लेयर, और उन लोगों को देख करके लगा कि नहीं, नेशन का जो एक जुनून होता है ना, इंटरनेशनल प्लेयर में देखने को मिलता है, और वो एक अलग छाप रहता है उनका। और ये छाप ऐसी होती है कि देख करके बॉडी लैंग्वेज से, एकदम फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि नहीं, वो लोग तो मतलब पैदा ही हुए हैं इसी के लिए। इनके लिए ये है ही नहीं कि जॉब के लिए खेलना है। मैंने जहाँ तक उन लोगों को रीड किया है, ये बातें हैं नीचे लेवल पे। जो बच्चे, जो खिलाड़ी इंटरनेशनल नहीं बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल में हो सकते हैं एक टूर्नामेंट के बाद जो बैक हो जाते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूसली 3-4 साल इंटरनेशनल लेवल पे यदि परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उन लोगों में जुनून की, देशभक्ति की कहीं कोई कमी नहीं है सर। बिल्कुल से ऐसा होना भी चाहिए कि खेलना है तो वो बस उद्देश्य उसका मेडल होना चाहिए। नौकरी और पैसा उसके बाद वो तो अपने आप आएगा, मेडल आएंगे तो वो बाकी चीज़ें खुद ब खुद सामने आएंगी। बात हम करना चाहेंगे संजू जी और भरत जी आपसे महिला बैडमिंटन की, कि लगभग उसी समय में उबेर कप भी हुआ। उबेर कप में भारतीय टीम की यात्रा बहुत लंबी नहीं रही, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्वार्टर फाइनल तक पहुंची भारतीय टीम। क्वार्टर फाइनल तक इस पर जो टीम में जितनी भी लड़कियां आई थी वो सब नई बची थी, सब मतलब नए आई हुई है, सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहने के कारण उन लोगों को, लेकिन एवरेज था। आने वाले दिन में वो जितनी भी लड़कियां लोग हैं वो काफ़ी अच्छा और ऊपर तक जाएगी उसको जाकर। संजू जी के हिसाब से है कि अनुभव की कमी अभी बैडमिंटन में, लेकिन आपका नज़रिया क्या है इसमें? जो भारतीय सफ़र क्वार्टर फाइनल पे बहुत बुरा नहीं कहा जाएगा, अगर नई लड़कियां टीम को वहाँ तक भी पहुँचाती हैं, आपका नज़रिया क्या है इस पर? परफॉर्मेंस बैड नहीं सर, मैच देखेंगे तो सब फाइटिंग मैचें हुई है, हम लोगों ने देखा है मैच को। और जहाँ तक रही कि कहाँ तक हम लोग आगे बढ़े, तो क्वार्टर फाइनल तक हम लोग पहुँचे थे। इसमें थोड़ा सा जो भी सिंधु को छोड़ करके, सही बात है, संजू जी का कहना सही है कि एक्सपीरियंस प्लेयर की कमी थी। यहाँ यदि साइना होती टीम में तो कुछ और रिजल्ट हो सकता था। ये हम लोग शुरू से फील कर रहे थे। जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ उस समय भी आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू भी ये बातें आई थी कि साइना नहीं खेल रही है, तो हम लोग को भी थोड़ा अटपटा लगा कि नहीं, इतनी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट और कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, कंट्री के लिए कुछ करने का ये सब मौका होता है। तो कुल मिलाकर टीम, हमको भी लगता है कि जो अनुभवी प्लेयर की थोड़ी कमी थी। ये बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छे करेंगे भविष्य में। आपको हो सकता है कि उबेर कप का भी हम तो उम्मीद करते हैं कि उबेर कप का, क्योंकि 2-3 बच्चियाँ बहुत अच्छी खेल रही हैं। हमको लगता है 2 साल के अंदर वो लोग उस लेवल पे चली जाएंगी, इस लेवल पे आज सिंधु और साइना है। जी भरत जी, जब टीम जीतती है या खिलाड़ी जीतता है, खिलाड़ी आगे बढ़ता है, तो उस देश में वह खेल आगे बढ़ता है। टेनिस में सानिया मिर्ज़ा की बात करें, अपनी रांची में हम महेंद्र सिंह धोनी के उदय की बात करें, तो क्या ये सही है ये बात कि रिज़ल्ट आएगा तब वो खेल आगे बढ़ेगा, तब उस खेल को प्रोत्साहन मिलेगा, तब लोग उस खेल को आगे पुश करेंगे? जहाँ तक बैडमिंटन की बात है, तो मैं जहाँ तक रीड किया हूँ, वर्ल्ड की बात करें तो फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा बैडमिंटन खेला जाता है, जो मेरी जानकारी में है। और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी क्रिकेट के बाद बैडमिंटन खेला जाता है, शायद मैं सही हूँ। और ये सिंधु साइना, सबसे पहले साइना नेहवाल और इसके बाद PV सिंधु का जब समय आया, तो भारत में बैडमिंटन के क्षेत्र में एक अनायास परिवर्तन सा दिखा, एकदम सा परिवर्तन सा दिखा है उसी समय से। और आज के समय में, जो उस समय से, आज से यदि 8-10 साल पहले से हम लोग काउंट करें, तो तब से ये गेम एकदम घर के, सभी घर के मेंबर्स में, बच्चों में खास करके ज़्यादा गया है। और आज के समय में थॉमस कप का रिजल्ट आने के बाद अब तो लगता है कि, क्योंकि हम लोग एज ए कोच हैं, संजू जी भी गवाह हैं इसके, कि प्रत्येक दिन 8-10 कोच कॉल प्रत्येक दिन सिर्फ बच्चों को, क्योंकि कोचिंग कराना है, बच्चे हमारे बैडमिंटन खेलेंगे, इससे रिलेटेड आ जाता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये सब इन्वायरमेंट बनने से, और जहाँ तक रही बात खेल पॉपुलर होने की, और तभी प्लेयर खेलेंगे, तो उसमें थोड़ी सी हम भी मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आज मीडिया और सबके हाथ में मोबाइल, टीवी और जो भी इन्वायरमेंट बन रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इसके कारण से डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण है, मान सकते हैं इसको। क्योंकि
लोगों में ये इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू ही जा रहा है। पुराने समय में हम लोगों को याद है कि हम लोग भी जब बैडमिंटन को नहीं जानते थे तो छोटे बच्चे थे तो बुक्स को एक गेंदा के फूल को एक कॉपी ले लेते थे और खेलते रहते थे, वो एक रूप बैडमिंटन का ही है। तो इस तरह से आज देखें तो टोटली जाता है क्रेज़ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके, हम मानते हैं इस चीज़ को। जैसे भरत जी का कहना है कि क्रिकेट के बाद इनके अनुसार बैडमिंटन भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आपकी नज़र में भारत का बैडमिंटन का उत्थान, जो कि जैसे एक थॉमस कप तो एक उदाहरण है कि अभी एक टूर्नामेंट जीता है, लेकिन अगर ओवरऑल बैडमिंटन की बात करें और अपने देश की बात करें तो बैडमिंटन का सबसे स्वर्णिम काल क्या अभी है या उससे पहले कभी ऐसा है कि उसको आप कहेंगे? जैसे कि आपने बताया बैडमिंटन का, जब से 2012 में जो ओलंपिक में जब से आपका साइना नेहवाल जब फर्स्ट मेडल लाई थी ओलंपिक में, जब से उस समय से लेके अभी तक का जो आपका जो फासला है आपका जो बैडमिंटन का, उससे पहले था आपका 82 में आपका प्रकाश सर किए थे, ऑल इंडिया चैंपियन हुए थे, 2000 में गोपीचंद हुए थे, उसके बाद थोड़ा आपका गैप हो गया था। उसके बाद फिर जाकर उसके बाद इधर जब साइना नेहवाल जब ओलंपिक में जब मेडल आने के बाद, उसके आने के बाद से बैडमिंटन का क्रेज पूरे इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से। मतलब काफ़ी सारे स्टेट में देखिएगा कि बैडमिंटन का, जैसे हम लोग झारखंड में ही देख लीजिए, जैसे झारखंड में पहले हम लोग यहाँ पे जैसे 100 बच्चे खेलते थे तो आज 500 बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन यहाँ पे आज के दिन में आप ही। और ये टूर्नामेंट जब थॉमस कप जीते हैं उस समय से तो अभी का जो क्रेज आ रहा है अभी, तो हमको आने वाले दिन में लगता है कि काफ़ी अच्छा आपका रहेगा बैडमिंटन का यहाँ पे। और साथ साथ अगर इसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों ने व्यक्त की है कि जैसे भारतीय टीम अभी जो महिला खेली वो कम एक्सपीरियंस वाली खेली, आगे चल के आपको उम्मीद है कि महिला टीम भी अच्छा खेलेगी, तो एक बहुत अच्छा वातावरण बैडमिंटन का देश में बन सकता है। आपने भी झारखंड की चर्चा की, तो हम झारखंड पे आना चाहेंगे। आप लोग दोनों ही प्रशिक्षक हैं बैडमिंटन के, और दोनों ही बैडमिंटन में बहुत पहले से आप लोग खिलाड़ी भी रहे हैं और अब आप लोग प्रशिक्षण का भी काम देख रहे हैं। हमारे राज्य में बैडमिंटन की आज क्या स्थिति है? भरत जी आप बताएंगे पहले कुछ। सरकार के सहयोग से अभी हम लोगों के यहाँ एक आवासीय सेंटर, रेसिडेंशियल बैडमिंटन सेंटर, और एक डे बोर्डिंग सेंटर और 5-6 कौशल क्रीड़ा किसले केंद्र चल रहा है, जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव बहुत अच्छा माना जाएगा। और रही बात एसोसिएशन को, इसमें आगे आना चाहिए, लोग हैं भी और बहुत अच्छे लोग भी हैं, और ख़ास करके यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं श्री प्रभाकर राव जी, वो बैडमिंटन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और पैरालंपिक के प्रेसिडेंट भी हैं, राइट ना। सो अभी इतने अच्छे हम तो गार्जियन मानते हैं उनको, इतने अच्छे गार्जियन, 1-2 दिन पहले ही बात हुई तो उन्होंने प्रॉमिस किया है और वो इसके लिए योजना बना रहे हैं कि हमको झारखंड में अब ये मौका है कि इस मौके को हम लोग प्लेटफॉर्म दें, बच्चे को जोड़ें, और खासकर स्कूली लेवल के बच्चों को जो अंडर 13, अंडर 10, अंडर 13, अंडर 15 वर्ग के जो बालक बालिका बच्चे हैं उन लोगों को आगे लेके आएँ, उसके लिए ये लोग योजना बना रहे हैं। और गवर्नमेंट भी अपनी योजना के तहत ये सब सेंटर चला रही है। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने टैलेंट हंट किया था, जिसमें डे बोर्डिंग में और रेसिडेंशियल में हम लोगों ने बच्चे कभी कहीं गढ़वा से, तो कोई हजारीबाग से, तो कोई गुमला से, कोई सिमडेगा से बच्चे हम लोग के सेंटर में भी नए नए रिक्रूट हुए, जिसकी एज 10 से 12 साल है। तो हम मानते हैं कि गवर्नमेंट, झारखंड सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, एसोसिएशन की योजना चल रही है। हमको लगता है भविष्य में ये लोग भी आगे आके बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आपने बढ़िया बात बताई कि आपने बताया कि झारखंड में कितने सारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, डे बोर्डिंग से लेकर आवासीय कोचिंग सेंटर से लेकर, और साथ साथ आपने ये भी कहा कि सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है। ज़रूरत है कि खिलाड़ी जो है वो अपना पूरा योगदान दें, उनका काम फिर सिर्फ खेलना रह जाता है। जी। हम देख रहे हैं कि कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर रांची में खड़ा है खेलगांव के रूप में, रिजल्ट भी मिल रहा है और उसके हिसाब से रिजल्ट भी मिल रहा है। और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जमशेदपुर में भी है, मोहन आहूजा, और वहाँ टूर्नामेंट भी होता है। तो जहाँ तक आप खिलाड़ी भी हैं, आप इसको बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो जैसा कि इस चर्चा से सामने आया कि एक बहुत भारत की जीत, जो हालिया जीत ने एक बहुत बढ़िया आधार तय किया है भारत के बैडमिंटन के लिए, जिससे भारत का बैडमिंटन आगे जा सकता है।
और आप लोग बहुत आशावान हैं। एक प्रशिक्षक की नज़र पारखी नज़र होती है, अगर आप लोग आशावान हैं तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आगे के समय में अच्छा होगा, भारत के लिए भी होगा और हमारे झारखंड के लिए भी होगा। तो आप दोनों अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस विषय पर बात करने के लिए हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, इसलिए मैं दूरदर्शन की तरफ से आप दोनों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।